मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, ये आपका सत्ता के जो नए केंद्र थे उसमें जो दो पार्ट तो कंप्लीट हो चुका था, तो ये है आपका तीसरा पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट में ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक है सबको हम कवर अप कर लेंगे, सबको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने इसका दूसरा दो पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और जो आई बटन है उस पर उसका लिख दे दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं रूस। तो जैसा कि आपको पता है, रूस एक बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है जिसकी जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है। चलिए मैं दिखाता हूँ इसका क्षेत्रफल। देखिए, ये जो रसिया है ना, ये पूरा ये रूस का क्षेत्रफल है जो कि आप देख रहे हो। ये पूरा विश्व है, इसमें से रसिया का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, और ये है आपका भारत। तो अगर बात करें तो रसिया का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, बड़ा है। तो रूस एक बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में एक रूस था तथा सोवियत संघ के संचालन में रूस का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका था। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना था? रूस ही बना था। इसके अलावा रूस यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भी हासिल किया, यानी कि जो यूएनओ है जिसके बारे में मैंने बताया था, तो यूएनओ में जो 5 सदस्य जो स्थायी सदस्य देश है उसमें से रूस भी एक है। ठीक है, रूस की जीडीपी वर्तमान समय में 11वें स्थान पर है। रूस के पास खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन तथा गैस भंडार भी हैं। इन संसाधनों के कारण रूस दुनिया में एक शक्तिशाली देश बना हुआ है और रूस के पास परमाणु हथियार भी हैं, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आगे बात करें तो भारत और रूस के क्या संबंध है, तो भारत और रूस के संबंध, भारत तथा रूस के संबंध हमेशा से मधुर है। जैसे कि आपको पता है कि जिस टाइम पे सोवियत संघ था, ठीक है, उस टाइम पे भी अच्छा संबंध बना हुआ था सोवियत संघ से, और सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस से अच्छा संबंध बना रहा। आगे अगर बात करें तो भारत रूस से हथियार खरीदता है। रूस ने सदैव भारत की सहायता की है। ठीक है, भारत और रूस दोनों का ही अपना बहुमुखी विश्व का है, यानी कि अगर क्या है, अगर बात करें तो भारत और रूस दोनों का ही जो सपना है वो क्या है, बहुध्रुवी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये विश्व है, देखिए, ये जो विश्व है इस विश्व में किसी एक देश का ताकतवर यानी कि बोलबाला ना हो, बल्कि अन्य अन्य जो देश हैं अपने हिसाब से जो जितना कैपेबिलिटी है उस हिसाब से वो अपनी तरक्की करें और जिसकी वजह से क्या बन पाए, बहुध्रुवी व्यवस्था बन पावे। ठीक है ना, जैसा कि आप देख रहे हो कि जिस टाइम पे सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस टाइम पे अमेरिका का बोलबाला हो गया था और अमेरिका एक ध्रुवी व्यवस्था बना था, है ना। पूरे विश्व में एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था चल रही थी। तो इसी वजह से यानी कि जो रूस है और जो भारत है, इन्होंने ये डिसाइड किया है, ठीक है, और इन्होंने ये सपोर्ट किया है कि जितने भी देश हैं, ठीक है, वो अपना डेवलपमेंट करें और जिसके द्वारा बहुध्रुवी विश्व बन पाए। आगे दोनों देश चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, यानी कि अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय संघर्ष है, तनाव है, तो उस चीज का समाधान बातचीत के द्वारा हो, लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे 2001 के भारत और रूस समझौते में दोनों देशों के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते, यानी कि 80 प्रकार के द्विपक्षीय, यानी कि दोनों पक्ष के हिसाब से समझौते हुए। भारत तेल का आयातक देश है, ठीक है, खरीदता है, और इसके अलावा संकट की घड़ी में रूस ने भारत को तेल देकर भारत की सहायता की है। ठीक है, इसके अलावा रूस ने भारत के परमाणविक योजना में तथा अंतरिक्ष उद्योग में सहायता किया है, यानी कि परमाणु बम में, इसके अलावा आप बोल सकते हो जो अंतरिक्ष जो विज्ञान होता है उन सब चीजों में भारत और रूस आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो रूस है, रूस भारत की विभिन्न प्रकार से सहायता करता है। तो सातवां टॉपिक आपका क्लियर हो गया। आठवां टॉपिक क्या है इसमें, चीन एशियाई महाद्वीप में पूर्व में स्थित है। अगर बात करें चीन की, देखिए ये है भारत और भारत के लमसम पूरब में चाइना स्थित है। उत्तर पूर्व इसको बोलते हैं। ये आपका ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ये कहाँ पे है, ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आप बोल सकते हो ना। तो ये लिखा हुआ है कि चीन एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। चीन का विकास पहले की तुलना में अब ज्यादा तेजी से हो रहा है।
1978 में 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाने के बाद चीन ने बहुत तरक्की की है। मुक्त द्वार की नीति नीति इसको क्या बोलते हैं? ओपन डोर बोलते हैं ना। ओपन डोर की नीति इंग्लिश में ओपन डोर है, या आप इंग्लिश में याद कीजिए चाहे हिंदी में याद कीजिए। 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाने के बाद चीन ने बहुत तरक्की की है। और किस टाइम पे अपनाया गया था? जिस टाइम पे डेंग स्याओपिंग का काल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पहला ये कि ओपन डोर की नीति कब अपनाई गई थी? तो 1978 में अपनाई गई थी। और किसके द्वारा अपनाई गई थी? डेंग स्याओपिंग के द्वारा। आई बात समझ? आगे अगर बात करें, चीन की आर्थिक विकास की रफ्तार को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात करें तो 1973 में चाउ एनलाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया था, जैसे कृषि, उद्योग, सेना और इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसके माध्यम से चीन ने बहुत तरक्की की। ठीक है, आगे अगर बात करें, चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से किया था। यानी कि जो शॉक थेरेपी की जो नीति थी, जिसका हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, उस नीति को नहीं अपनाया था, बल्कि अपना जो विकास है वो चरणबद्ध ढंग से किया था। 1982 में खेती का निजीकरण किया था। ठीक है, इसके अलावा 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण किया था। और चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया था। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हो मैप में, ये आपका चीन है। ठीक, तो ये थी जानकारी चीन के बारे में। तो इसके बारे में पूछा जाता है। आगे बात करें तो इजराइल। इजराइल क्षेत्रफल की दृष्टि से एक छोटा देश है, जैसा कि आप मैप में देखिए कि जो इजराइल है, इजराइल कितना छोटा सा है ना। अगर मैं इंडिया के मुकाबले में बात करूं तो देखिए कितना छोटा है। ठीक, तो इजराइल का जो क्षेत्रफल है काफी छोटा है। तो इजराइल क्षेत्रफल की दृष्टि से एक छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। यहाँ जनसंख्या लगभग 85 लाख है। इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है, यानी कि इसमें यहाँ पर रहने वाले यहूदी लोग हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से यह देश बेशक छोटा है, लेकिन सैन्य क्षमता में यह आगे है, यानी कि सैनिक मामले में ये क्या है? आगे है। इजराइल फिलिस्तीन से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। और भारत में लगभग 6,200 यहूदी लोग रहते हैं। इजराइल की भाषा क्या है? हुब्री। ठीक है ना, हिब्री जो है इजराइल की भाषा है। अगर इसकी सेनाओं की अगर बात करें, सेना व्यवस्था की, तो इजराइल की सेना में लमसम 35 लाख सैनिक है। सेना में महिलाओं को भी शामिल किया जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी सेनाएं हैं उन सेनाओं में महिलाओं को भी सब पार्टिसिपेट करना होता है। स्कूल में विद्यार्थियों को भी आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। सैन्य प्रौद्योगिकी में इजराइल बहुत आगे है, यानी कि अगर सैनिक प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें इजराइल बहुत आगे है। इजराइल में आधुनिक हथियार बनाए जाते हैं, जिसका वो निर्यात भी करता है, यानी कि उस चीज को सेल आउट करता है। आगे अगर बात करें तो यह देश 2000 मतलब 21वीं शताब्दी में विश्व प्रौद्योगिकी रक्षा बुद्धि के मामले में विश्व में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, सिक्योरिटी की बात करें और माइंड की बात करें, बुद्धि की बात करें, तो इसके मामले में 2021वीं सदी में जो इजराइल है वो बहुत ही ज्यादा निपुण है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो भारत और इजराइल के संबंध, तो भारत और इजराइल के संबंधों की शुरुआत 1992 में हुई थी। रूस के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश कौन है? इजराइल। कृषि क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग है। इसके अलावा सिंचाई के आधुनिक तरीकों के और कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इजराइल द्वारा भारत को मदद दी गई है। जल संरक्षण के लिए इजराइल द्वारा भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में जल स्वच्छता प्लांटों का निर्माण किया गया है। ठीक है ना।
भारत के अन्य अन्य जगहों पे जल स्वच्छता प्लांटों का निर्माण किया गया, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। आगे बात करें तो वर्तमान समय में चल रहे कोरोना वायरस के समय में भी भारत ने इजराइल को कई महत्वपूर्ण दवाइयों का निर्यात किया है। तो अर्थात आप चीजें देख सकते हैं कि भारत और इजराइल का जो संबंध है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसी टॉपिक के हिसाब से आपका जो चैप्टर है वो लमसम पूरा तरीके से ओवर हो गया है। आई बात समझ में? तो हर एक टॉपिक को यहाँ पे मैं कराने की कोशिश किया हूँ। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसका अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने नहीं देखा है तो जाके आप उसको भी देखिए। और चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, अगर मेरा मेहनत आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल होता है तो उस सिचुएशन में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।